तो देखिए इंटरनेशनल रिलेशंस का जो है ये टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। आज जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो नाम रेलेवेंट रहेगा, नाम से सेंट्रिक रहेगा। लेकिन कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे आंसर देना है ना, ये थोड़ा चैलेंजिंग पार्ट होता है। तो उसको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है नॉन अलाइनमेंट ऑफ इंडिया एज ए स्ट्रेटजी का पॉजिटिव न्यूट्रलिटी ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा। तो बहुत बहुत लोग इसमें दिमाग लगाएंगे कि नॉन अलाइन मूवमेंट के बारे में है, जो कि गलत है। ये नॉन अलाइनमेंट के बारे में है। नॉन अलाइनमेंट एक बहुत बड़ा टर्म है कि मतलब कि इसका मतलब ये है कि हम किसी के अलायंस में नहीं जाएंगे। आपको पता है कि कोल्ड वॉर के टाइम पे क्या है ना कि 2 अलायंस थे, तो हम किसी के अलायंस में नहीं जाएंगे। तो जो इंडिया का जो स्ट्रेटजी था ना वो पॉजिटिव न्यूट्रलिटी को लेकर के था, ना कि पैसिव था। कुछ लोग बोलते हैं ये पैसिव है कि इंडिया जो है ना इंटरेस्ट ही नहीं लेता बेसिकली। नहीं, ऐसा नहीं भाई, इंडिया इंटरेस्ट लेता है, बस कहने कि उसकी अपनी एक स्ट्रेटजी है। ये क्वेश्चन बोल रहा है, तो ये आपको लिखना था। दूसरी चीज़ ये कोल्ड वार एरा तक ही पूछ रहा है। लोग जो है ना 2025 तक लिख देंगे, 2025 नंबर ही नहीं मिलेगा, बस सीधे है। तो पहली बात क्वेश्चन को समझना चाहिए। अब आंसर तो ईजी है, लिख दीजिए कि कहाँ कहाँ इंडिया जो है ना पॉजिटिव न्यूट्रलिटी को फॉलो किया है। 3-4 एरिया है। पहली बात तो डाल दीजिए नाटो, जो कि यूएसए लेड था। दूसरी बात है सीटो, जो यूएसएसआर लेड था। सेकंड चीज़ कि जब यूएसए जो है ना वियतनाम में अटैक किया, तब इंडिया जो है ना यूएसए को क्रिटिसाइज़ किया, और एट द सेम टाइम उसने यूएसएसआर को भी क्रिटिसाइज़ किया जब हंगरी उसने अटैक किया था। ये होता है न्यूट्रलिटी बेसिकली। थर्ड चीज़ पीस डिप्लोमेसी देख लीजिए। इंडिया कोरियन वार में साथ दिया उसको, इंडोनेशिया में साथ दिया, मतलब मीडिएशन का काम किया। तो ये कुछ पॉइंट जहाँ बता रहा है कि इंडिया जो है ना पॉजिटिव न्यूट्रलिटी को फॉलो किया, उसकी एक स्ट्रेटजी थी। लेकिन धाना कमेंट वर्ड लगाया है, इसलिए हमको इस पर काउंटर भी करना पड़ेगा। आपको पता है कि 1962 में इंडिया चाइना वार हुआ था। तो इस समय क्या है ना कि इंडिया जो है यूएसएसआर से हेल्प लिया था। दूसरी चीज़ 1971 ट्रीटी साइन कर लिया यूएसएसआर के साथ। ये कहाँ न्यूट्रलिटी है भाई? अब इसको कौन क्रिटिसाइज करेगा? रियलिस्ट क्रिटिसाइज करेंगे, और क्या। ऐसे दिमाग लगाना पड़ेगा, अपने आप से क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, तब जाके आप आंसर लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है बेसिकली, सेकंड क्वेश्चन ये बोल रहा है कि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ नॉन अलाइनमेंट है। अब देखिए बहुत लोग सोचेंगे थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क मतलब क्या लिखेंगे, हो गया जहाँ ऊपर मुँह किए तो गया क्वेश्चन। देखिए बात सिंपल सी है। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का मतलब ये है कि कौन कौन सी थ्योरी जो है ना नाम को सपोर्ट करती है, फिर क्या बोलती है उसके बारे में। आपको पता है भाई पहली थ्योरी कौन सी होगी? गांधीयन फिलोसफी है कि हमने भीख भाई हम शांति चाहते हैं, अहिंसा। दूसरा लिबरल, हम शांति चाहते, वो कांतियन पीस है, फिर लिबरल ऑर्डर चाहते हैं। लो थर्ड कि आपको पता है भाई कि जो है ना चूंकि हम ऑलरेडी पहले कॉलोनी थे तो हम न्यू कॉलोनियलिज्म चाहते हैं, मतलब कि वो एंटी इंपीरियलिस्ट हैं ये ऐसा। चौथा किया कि इंडिया बोलते कि नहीं भाई हमारा ये स्ट्रेटजी का ऑटोनॉमी है, क्योंकि आप लोग भाई लड़ाई करेंगे और मुझे डेवलपमेंट करना है अभी, मुझे ऐसा नहीं भाई इसमें नहीं पढ़ना है अभी, नहीं इसे बोलते हैं स्ट्रेटजी का ऑटोनॉमी। ये पॉइंट लिखना था आपको बेसिकली। हाँ चूँकि अब देखिए, चूँकि बोल रहे हैं एनालाइज करो, तो आप इसका इम्पैक्ट भी बताइए। तो इम्पैक्ट क्या हुआ? इम्पैक्ट ये हुआ कि जो सुपर पावर थी ना वो रियल में जो है ना इन कंट्री में जो है ना इंटरफेयर नहीं कर पाई थी, अगर रियल में कहा जाए तो इसका जो क्रेडिट है ना वो नाम को ही दिया जाता है बेसिकली। यही है इसका सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि इंडियाज पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट इज ए प्रैग्मेटिक रिस्पॉन्स टू आइडियोलॉजिकल बाइपोलरिटी। अब इसमें फिर लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। नॉन अलाइनमेंट के बारे में नहीं, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में नहीं पूछ रहा है वो नॉन अलाइनमेंट के बारे में पूछ रहा है। और दूसरी बात कि आइडियोलॉजिकल बाइपोलरिटी और प्रैग्मेटिक अप्रोच क्यों? चूंकि इससे इंडिया को फायदा हुआ होगा तभी तो बोला। देखिए प्रैग्मेटिक अप्रोच तभी आदमी वर्ड यूज कर सकता है जब उसको फायदा होता है। तो फायदा क्या हुआ कि भाई ना तो हम नाटो में जाएंगे ना सीटो में जाएंगे, तो दोनों से फायदा लूंगा। अब लिया भी उसने जो है ना ह्यूट खरीदा था यूएसए से PL480, यूएसएसआर से भिलाई स्टील प्लांट, ये लीजिए। हाँ, और दूसरी चीज़ कि उधर जो कैपिटलिस्ट जो कंट्री थे ना वो इंपीरियलिज्म को फॉलो कर रही थी, और जो कम्युनिस्ट थे वो अथॉरिटेरियन। इंडिया बोला नहीं भाई नहीं, मैं तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को फॉलो करूँगा। हाँ आपको जो करना है कर लीजिए। और थर्ड चीज़ उसने इंडिया ने ये भी बोला कि है ना कि देखिए आप इसे गलत कर रहे हो, आपने वियतनाम में अटैक किया है। और एट द सेम टाइम उसने उसको भी बोल दिया यूएसएसआर को भी कि नहीं आप भी गलत कर रहे हो। हंगरी में अटैक क्यों कहिए बताइए? जब यूनाइटेड नेशन का प्रोटोकॉल बना हुआ है कि कोई कंट्री किसी को कॉलोनी नहीं बनाएगी, क्यों अटैक कर रहे हो? इन्हें सीधे बोल दिया था। लेकिन देखिए इंडिया की भी कुछ कमी है। जब 1962 में इंडिया जो है ना ह्यूमिलिएटिव डिफीट का सामना करना पड़ा इंडिया को, तब जो यूएसएसआर से हाथ मिलाया है। तीसरे क्रिटिसिज्म है धानगरा नाम का। जब नाम को क्रिटिसाइज करने की बात होगी तो ये वाला एंगल जरूर पिक्चर में लाना है। 1962 वार ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ट्रेस द इवोल्यूशन ऑफ द नॉन अलाइन्ड मूवमेंट, है ना, और फिर इंडिया जो है कैसे अपनी पॉलिसी को चेंज किया उसके अकॉर्डिंग।
तो भाई को पता है कि कई सारे इसके फेज हुए हैं। फर्स्ट फेज क्या था बताइए? आइडियल फेज, गांधी के फेज पे था, कांतियन पीस पे था, नेहरू के आइडियलिज्म पे था। सेकंड फेज रियलिज्म, इंदिरा गांधी आ गई थी पिक्चर में, बोली भाई मैं अपना बापू नहीं हूँ, मैं हूँ, मैं जो है ना रियलिस्टिक फॉलो करूँगा, इकोनॉमिक जस्टिस, मुझे जो है ना मेरा स्थान चाहिए वर्ल्ड में, मैं सोने की चिड़िया था, चिड़िया हूँ, चिड़िया रहूँगा। तो उन्होंने बोला कि मैं न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर को फॉलो करूँगा। तो देख लीजिए फॉलो करते उन्होंने 1971 ट्रीटी साइन कर लिया जाके इस हजार के साथ। थर्ड फेज भाई तो 160 वीक हो गया। अब इंडिया को लगा भाई ये कुछ करना पड़ेगा, एक लो इकोनॉमी ओपन कर दिया, चलो अभी उसे ही सही है भाई, अपना दोस्त है वो। देखिए जो पावरफुल रहेगा ना हमेशा सब उसी के पास जाते हैं, बात रियलिटी है और इंडिया ने करके दिखाया है। देखिए अब देखिए आज जो वर्ल्ड ऑर्डर क्या मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है। तो इंडिया क्या है ना कि नाम में भी है, ब्रिक्स में भी है, G20 में भी है और उधर क्वाड में भी है, इसी बोलते हैं मल्टी अलाइनमेंट है। मतलब इसमें एक वर्ड है हेजिंग, एक वर्ड है हेजिंग, HEDGING। हेजिंग मतलब जानते क्या होता है कि जिधर अपॉर्चुनिटी मिले उधर ही चले जाओ, कोई बात नहीं, इसे होते हैं हेजिंग। तो इंडिया इसको बहुत खेलता है हेजिंग को, ध्यान रखना है। ये प्लेन से पूछ सकते हैं UPSC। हाँ फिर कंक्लूजन लिख दीजिए कि देखिए क्या है कि जो इंडिया जो है ना वो नाम को डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहता है, क्योंकि इसमें वो नेचुरल लीडरशिप है, इसलिए है। लिख सकते हैं ऐसे ही। 5वां क्वेश्चन बोल रहा है कि जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है ना ये बेसिकली ऑब्सोलीट हो गया है ना। हाँ तो इसमें इंडिया ने कैसे अपनी पॉलिसी को है ना वो किया, मतलब इससे इंडिया कैसे उसको देखना चाहता है। अब देखिए ये बात सही है कि कुछ लोग स्कॉलर बोलते हैं कि जो है ना ये जो है ना अब्सोल्यूट हो चुका है। जानते क्यों? क्योंकि भाई जो नाम है वो कोल्ड वार के टाइम पे बना था, अब कोल्ड वार खत्म हो चुका है तो इसको भी खत्म करो। ये कौन बोलेगा? रियलिस्टिक बोलेगा। यहाँ तक कि सी राजा मोहन भी बोलते हैं खत्म करो नाम को। दूसरी चीज़ कि नाम जो है, नाम की जो कंट्री है ना खुद फ्रेगमेंटेड है भाई, कहीं उधर जा रहा है, कहीं उधर जा रहा है नहीं, मतलब लॉयल है नहीं, मतलब हाँ। थर्ड चीज़ क्या है ना मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बन गया है, तब नाम की रेलेवेंस खत्म हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है, न्यू कोल्ड वार स्टार्ट हो गया भाई, रसिया एंड USA एंड चाइना, फिर वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, फिर नए नए प्लेटफॉर्म में जो रिफॉर्म करना है तो अकेले थोड़ी होगा रिफॉर्म। जैसे WTO में रिफॉर्म करना है तो भाई नाम जरूरी है ना। ये सब इंडिया बोलते नहीं भाई नाम को छोड़ूंगा नहीं, मैं क्वाड में भी रहूँगा USA के साथ, ब्रिक्स में भी रहूँगा चाइना के साथ, डिफेंस में भी रहूँगा रसिया के साथ। लो चलो क्या कर लोगे, हर जगह रहूँगा। इसी को बोलता है इंडिया वसुधैव कुटुंबकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से ट्रेस बताना है 3 फेज में। आपको पता है कि जो फर्स्ट फेज है ना नाम का वो आइडियलिस्टिक है, जो कांत के पीस पे बेस है, गांधीयन की फिलॉसफी पे बेस है और नेहरू के आइडियलिज्म पे बेस है। लेकिन इसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म जानते क्या है? यही है 1962 वाला वार, क्योंकि इसमें उसने USA से हेल्प मांगना पड़ा इंडिया को। सेकंड फेज जानते क्या है? ये रियलिस्टिक है। इंदिरा गांधी बोली अब भाई मैं आ गई हूँ, इकोनॉमिक जस्टिस को इंश्योर करूँगी मैं। हाँ गरीबी हटाओगे कि इंदिरा हटाओगे? लोगों ने बोला नहीं गरीबी हटाऊंगा, तो लो हटाओ गरीबी। फिर थर्ड फेज है प्रैग्मेटिक अप्रोच। इंडिया बोला भाई देखो क्या है ना कि नाम ठीक है, थोड़ा रेलिवेंट कम हो गया है तो इसको मैं नाम चेंज कर दूंगा, मल्टी अलाइनमेंट कर दूंगा। लो और उसने कर ही दिया, नाम में भी है, ब्रिक्स में भी है, SCO में भी है, क्वाड में भी है, हर जगह है, बराबर गेम खेल रहा है वो। और भाई उसने भाई वो कर भी तो रहा है। विश्व गुरु क्यों भाई, विश्व मित्र क्यों कहलाता है जानते क्यों? क्योंकि भाई वसुधैव कुटुंबकम, वैक्सीन, मैत्री, ये सब क्या डिजास्टर रिलीफ फंड है, ये सब प्रोवाइड कर रहा है भाई, DPI ये सब प्रोवाइड कर रहा है, तो इसलिए विश्व गुरु क्यों नहीं कहलाएगा विश्व गुरु वो। लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ग्लोबल साउथ का चैंपियन जो है ना इंडिया कैसे बन सकता है, और इंडिया ने क्या क्या किया है ग्लोबल साउथ के लिए। आपको पता है कि 19 समिट जो है ना अभी भी हुई है, उसमें इंडिया ने फर्स्ट टाइम जो है ना वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ लीडरशिप की बात कही थी। हाँ फूड सिक्योरिटी की बात कही थी। फिर दूसरी चीज़ अफ्रीका को जो है ना उसने अफ्रीकन यूनियन को G20 में परमानेंट सीट दिलवाने की बात कही, जबकि उसका प्रेसिडेंट था इंडिया उस समय। हाँ लैटिन अमेरिका के साथ भाई उससे ज्वाइंट कोऑपरेशन साइन कर रहा है, जैसे ये डिजिटल है, एनर्जी है, फार्मा है, ये सब ब्यूटी पार्लर है, सब कर रहा है। फिर जो है ना ये WTO में भाई बोलता है भाई देखो क्या है, हम लोग अभी गरीब हैं, हमको तो क्या है ना वो चाहिए, तो भाई वो बोलता है एग्रीकल्चर सब्सिडी में हमको छूट दो। और दूसरी चीज़ की ट्रिप्स में जो है ना भाई हेल्थ इमरजेंसी काम है भाई, वहाँ लाइसेंस की बात क्यों कर रहे हो, हटाओ, कंपल्सरी लाइसेंसिंग का प्रोविज़न लाओ, ये इंडिया ने डिमांड किया था। यहाँ पे हम अहमद हुसैन को ला सकते हैं बेसिकली। देखिए अल्टीमेटली देखें, लेकिन ध्यान रखना है क्योंकि डिस्कस वर्ड लगाया है तो वो लोग क्या ना इसको कंक्लूड कर देंगे भाई, इसमें चैलेंजेस भी लिखोगे, क्या चैलेंजेस फेस करें इंडिया,
चाइना सबसे बड़ा चैलेंज है। जब कभी भी चैलेंज की बात हो ना, अगर इंटरव्यू में यूपीएससी पूछता है कि व्हाट डू यू थिंक इज द 3 बिगेस्ट चैलेंज फॉर इंडिया इन इंटरनेशनल रिलेशंस, तो फर्स्ट चाइना ही होगा, ध्यान रखिएगा। सेकंड क्या होगा, नेशनल इंटरेस्ट, कि भाई अपना नेशनल इंटरेस्ट देखे कि वो साउथ वालों को देखे। और थर्ड, इंडिया खुद गरीब है भाई उसके बाद खुद रिसोर्स कम है, तो क्या करे बेचारे दोनों को दूसरों को सहायता करे, तो ये एक दिक्कत है। तो कहने को सब जानते क्या है कि इंडिया जो है ना बहुत रियलिस्टिक है, उसको हल्के मत लेना। ग्लोबल साउथ प्लेटफॉर्म का यूज करके वो ग्लोबल गवर्नेंस पे को सेव करना चाहता है इंडिया, इसको ध्यान रखिएगा। हाँ, तो ये देखिए क्या है ना, बेसिक कंसेप्ट क्लियर है और कुछ एग्जाम्पल्स पता है तो आंसर लिखा जा सकता है।